स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इसमें आज हम एक टर्म्स है हमारी कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और ये जो हमारी टर्म्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी इस चैप्टर के अंदर तो एक पॉइंट है, आगे इस बुक में एक चैप्टर भी है इसका, और ये +2 में भी आगे बहुत यूज होती है। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आपको ध्यान से करना है। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कैपिटल एंड रिवेन्यू। इस टर्म का नाम है कैपिटल एंड रिवेन्यू। तो अब देखो, ये कैपिटल एंड रिवेन्यू होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक को तो हम कह सकते हैं, पहले एक कैपिटल और दूसरी हमारी है रेवेन्यू। पहले कैपिटल, दूसरी रेवेन्यू। तो इनको दोनों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कैपिटल जो है, कैपिटल और रेवेन्यू 2 पार्ट में होगी। कैपिटल सबसे पहले लेते हैं रिसीप्ट, और ये पेमेंट। सिर्फ कैपिटल के बारे में पढ़ रही है। तो इसमें ये 2 टाइप की होती है, और साथ के साथ ही इसमें रेवेन्यू के बारे में भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ही डिवाइड किया हमने 2 पार्ट में। तो इसको जो रिसिप्ट होती है वो 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम इसी तरह जो पेमेंट होती है वो 2 तरह की होती है, कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। तो इनको हम डिटेल में करेंगे, तब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट होती क्या है। क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट? ये जो रिसिप्ट होते, रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्ति, जो कुछ हमने प्राप्त किया हो उसके आगे पूंजीगत वर्ड यानी कि कैपिटल लगाना कब लगाया जाता है। ये जो पैसा हमें प्राप्त होता है, ये निरंतर प्राप्त होने वाली आय न होकर कभी कभी प्राप्त होती है। यानी कि ऐसा कोई भी अमाउंट या ऐसी कोई भी राशि जो लगातार कंटिन्यूटी नहीं होती, इसमें लगातार प्राप्त होने वाली न होकर कभी कभी प्राप्त होती हो, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। अब देखो, कभी कभी प्राप्त होने वाली कौन सी होती है? अब बिजनेस का स्वामी है मालिक, अगर वो ज़रूरत के अनुसार व्यवसाय में कोई पैसा लगाता है, वो रोज़ तो लगाता नहीं, कभी कभी, या फिर आपने किसी कंपनी के अंश या शेयर अपने कंपनी के अंश या शेयर जो है बेचकर या इशू करके आपने पैसा लिया है, वो बिजनेस में लगा लिया। या फिर आपके बिजनेस को ज़रूरत पड़ी पैसे की तो आपने लोन ले लिया, तो लोन के अमाउंट में जो आपको अमाउंट मिली है लोन के रूप में, वो राशि इसमें लगाना। तो एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि ऐसी अमाउंट जो कभी कभी ही बिजनेस में प्राप्त होती है या बिजनेस में लगाई जाती है, उसको कैपिटल रिसिप्ट कहती है। दूसरा, इसके अंदर रेगुलरिटी नहीं होती, निरंतरता नहीं होती, कभी कभार ही होती है। तो ये थी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो, एक रिवेन्यू रिसिप्ट भी आती है, ये उससे अपोजिट है। रिवेन्यू रिसिप्ट आगम प्राप्तियां जिसको हम हिंदी में कहती हैं, यह निरंतर प्राप्त होने वाली राशि होती है। वो वाली क्या थी? निरंतर प्राप्त होने वाली नहीं थी, और ये राशि क्या है? निरंतर प्राप्त होने वाली राशि है। जैसे हम डेली माल बेचते हैं, तो डेली माल बेचने से रुपए प्राप्त होते हैं, वो इसमें शामिल किया जाएंगे। आपने कहीं पैसा लगा रखा है, मान लेते हैं किसी कंपनी को आपने एज ए लोन के रूप में दे रखा है, तो उस पर ब्याज मिल रहा है, वो तो एक उसमें निरंतरता है, हर 4 महीने या 6 महीने के बाद आपको ब्याज मिलता ही है। या कमीशन है, कमीशन मिलता है, या कोई फीस है, आपकी कंपनी ने किसी काम के लिए कंपलसरी कर रखी है, तो वो फीस, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होती है उनमें फीस मिलती है। तो इस तरह से जो राशि निरंतर प्राप्त होती है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। यानी कि इन दोनों में फ़र्क क्या आ गया? उसमें वो निरंतर प्राप्त नहीं होती थी और इसमें निरंतर प्राप्त होती है। इसके बाद इन दोनों के डिफरेंस करेंगे हम और अच्छे ढंग से क्लियर करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, यह निरंतर प्राप्त होने वाली राशि न होकर कभी कभी प्राप्त होने वाली होती है। कभी कभी मिलती है, ये निरंतर नहीं मिलती, और ये निरंतर प्राप्त होने वाली राशि होती है। एक डिफरेंस आ गया इसका।
दूसरा डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये जो है कैपिटल रिसिप्ट है या तो स्वामी के द्वारा लगाई जाती है व्यवसाय में, या अंश या ऋण पत्र से जो राशि प्राप्त होती है वो लेकर लगाई जाती है। तो इस तरह की जो राशि मिलती है वो व्यवसाय में लगाई जाती है, उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इसमें क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आयगत प्राप्ति में माल बेचने से जो रुपए प्राप्त हुए वो राशि। मान लेते हैं आप बैग का व्यापार कर रहे हैं, डेली मान लेते हैं आप 50,000 रुपये के बैग बेच देते हो, तो जो 50,000 रुपये आपके मिले हैं डेली के, इस तरह डेली मिलते हैं क्योंकि सेलिंग तो आप डेली करते हो, तो वो 50,000 रुपये आगम प्राप्ति होगी। इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको बिजनेस का विस्तार करना है या बिजनेस में 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, स्वामी ने खुद ने ही लगा दिए। तो ये देखो स्वामी हर रोज़ तो 50,000 बिजनेस में लगाता नहीं है, तो वो कभी कभार ही लगाता है। ये जब रिक्वायरमेंट होती है तब कोई रूटीन नहीं होती, उसकी निरंतरता नहीं होती, तो इस कारण से इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं और इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। इसके बाद थर्ड हमने डिफरेंस किया है कि ऋण के रूप में प्राप्त राशि। अब देखो कोई भी फर्म है, उसको जब पैसे की ज़रूरत होगी तब वो क्या करेगी, या तो स्वामी लगाएगा या फिर मान लो कहीं से नहीं मिले तो बैंक से लोन लेकर पैसे लगाए जाते हैं। अब देखो बैंक लोन तो आपको रोज़ रोज़ देने वाला नहीं है, लोन तो एक कोई फिक्स टाइम में कोई 1-2 बार इस तरह से लिया जा सकता है। तो इस तरह से लोन से जो प्राप्त राशि होती है वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। दूसरा, विनियोगों पर ब्याज। मान लेते हैं आपने अपने रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, कहीं किसी कंपनी में लगा रखे हैं, तो उस पर एज ए या फिर आपने उधार दे रखे हैं, तो उस पर जो ब्याज मिल रहा है, अब ब्याज मिलने की तो फिक्स डेट होती है, जैसे कि 4 महीने 6 महीने साल के बाद आपको मिलता ही मिलता है, तो एक रूटीन होगी। लाभांश, किसी कंपनी में पूंजी लगा रखी है तो उस पर लाभांश मिलता है। विनियोगों पर ये ऐसे आएगा, विनियोगों पर लाभांश होता है, लाभांश जो विनियोग होते हैं उन पे लाभांश मिलता है, ये उल्टा लिखा गया है। लाभांश, कमीशन, जो कमीशन आपको मिलता है या जो फीस की प्राप्ति होती है तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आता है, अब इनको लिखा कहाँ जाता है, इनको जो कैपिटल रिसिप्ट होती है इसको तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। अब आप +1 में हो, आपने अभी बैलेंस शीट नहीं की तो आपको पता नहीं होगा, और इसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह से इनका लेखा किया जाता है। तो ये तो थी हमारी कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब सेम इसी तरह से आ जाता है एक्सपेंडिचर का। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो पेमेंट वाली साइड पड़ी थी उसका, पूंजीगत व्ययों से अनेक वर्षों तक लाभ प्राप्त होता रहता है। अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस खर्चा करने से आपको कई वर्षों तक अगर लाभ मिलता रहेगा तो वो आपका व्यय पूंजीगत व्यय कहलाएगा। तथा इस प्रकार के व्यय से व्यवसाय की लाभ उपार्जन क्षमता में वृद्धि होती है, और इस तरह के अगर हम खर्चे करते हैं तो हमारी व्यवसाय पहले जितने लाभ कमा रही थी उससे ज़्यादा लाभ कमाने योग्य हो जाती है। जैसे स्थायी संपत्ति खरीदना, स्थायी संपत्ति का मतलब आपके पास आपके बिजनेस में आप एक नई मशीन खरीद लेते हैं, तो अब मशीन खरीद लेते हैं तो क्या होगा, एक नई मशीन खरीदने से वो ज़्यादा उत्पादन करेगी, ज़्यादा उत्पादन करेगी तो वो ज़्यादा उत्पादन बिकेगा तो वो लाभ उपार्जन की क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना, आपकी जो वर्तमान में संपत्तियाँ जो मशीन है उसको आप अपग्रेड कर देते हो तो क्या होता है, उससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, और उत्पादन क्षमता बढ़ने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा खर्चा जिस खर्चे के करने से हमें कई वर्षों तक लाभ मिलता है उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सेकंड आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आयगत व्यय जो है इसको करने से इसका लाभ हमें चालू वर्ष यानी कि एक ही वर्ष में, जो अभी वर्ष चल रहा है उसमें ही मिल जाता है। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा करते हैं हम जिसका बेनिफिट हमें एक ही साल में मिल जाए तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे।
इससे देखो व्यवसाय की लाभ उपार्जन, लाभ कमाने की क्षमता को तो हम नहीं बढ़ा सकते, पर हाँ जितना कमा रहे हैं उतना बनाए रखने में सहायक है। यानी कि ये लाभ उपार्जन की क्षमता को बढ़ा तो नहीं सकता, पर उसको जो है उस स्तर पर मेंटेन रखने में सहायता करती है। जैसे निर्माणी व्यय, निर्माणी व्यय क्या होते हैं? जब आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपका जो खर्चा होता है वस्तु को बनाने पर या वस्तु को निर्माण करने पर जो खर्चा आता है वो निर्माणी व्यय होता है। इसमें जैसे फैक्ट्री का लाइट का हो गया, मजदूरी होगी, कोई आपने फ्यूल जलाया होगा, बिजली, पानी या कोई कोयला, इस तरह का जो खर्चा होता है वो निर्माणी खर्चा होता है। और कार्यालय व्यय, अब मान लो आपने कोई वस्तु बना ली, वो फैक्ट्री में से तो बिकी नहीं जाती, इसके लिए आपको कोई ऑफिस भी खोलना पड़ता है और उस ऑफिस के अंदर जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कार्यालय व्यय कहलाते हैं। विक्रय व्यय, एक वस्तु को बेचने के लिए आपको कुछ सेल्समैन रखने पड़ते हैं, कोई एक जगह से दूसरे जगह पर माल भेजते वक्त भी आपको खर्चा करना पड़ता है, किराया वगैरह देना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह माल भेजते वक्त आपको बीमा करवाना पड़ता है या फिर आपको विज्ञापन करना पड़ता है। तो इस तरह का जो खर्चा होता है वो विक्रय व्यय के अंदर आ जाता है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसा खर्चा जिसका फ़ायदा हमें एक ही वर्ष में यानी कि चालू वर्ष में ही मिल जाए उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय और ये है हमारा आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से या ऐसा खर्चा जिसका करने से अनेकों वर्ष तक लाभ मिलता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये जो खर्चा आयगत व्यय है इसका लाभ हमें चालू वर्ष या एक ही वर्ष में मिल जाता है। दूसरा, इस प्रकार के व्यय यानी कि इस प्रकार के खर्चे करने से व्यवसाय की लाभ उपार्जन की क्षमता बढ़ जाती है, पर इस तरह के खर्चे करने से व्यवसाय की वर्तमान लाभ उपार्जन की क्षमता को बनाए रखा जाता है, बढ़ती नहीं है, जो है उस जगह पे बनी रहती है। अब इस तरह के खर्चे कैसे होते हैं? इस प्रकार के खर्चे जैसे फिक्स एसेट्स, मैंने मशीन का एग्जांपल लिया था, कोई नई मशीन आप खरीद लेते हो या उसके मूल्य में वृद्धि कर लेते हो, कोई पुरानी मशीन को अपडेट कर देते हो, तो अपडेट करने से वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएगी, तो अपडेट करने पे जो खर्चा आएगा वो शामिल किया जाएगा। अपग्रेड कर देते हो यानी कि उसमें कुछ इस तरह का सुधार करवा देते हो जिससे कि वो मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, रेवेन्यू में क्या होता है? व्यवसाय में दिन प्रतिदिन की क्रिया को चलाने के लिए किए जाते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो दिन प्रतिदिन की क्रिया को चलाने के लिए किया जाए वो खर्चे इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें आता है जैसे स्थायी संपत्ति खरीदना, मूल्य में वृद्धि करना। इसमें आता है जैसे ऊपर बताया निर्माणी व्यय, कार्यालय व्यय और विक्रय व्यय शामिल किए जाते हैं। अब आता है इनको लिखा कहा जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो बच्चों शायद आपको अभी समझ ना आए, इस पे ज़्यादा फोकस भी मत करना और इससे आगे तुम्हें अगले चैप्टर में जाएंगे तो अपने आप बैलेंस शीट का भी पता चल जाएगा, एसेट साइड का, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब पता चल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर अच्छे ढंग से याद करने ज़रूरी है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।